तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आहा, आहा, ओहो, 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 तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ आपके पास एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। और ये एपिसोड पूरा 1 घंटे का, यानी कि 10 से 11 के बीच में जब हम आपके साथ आते हैं तो लेकर आते हैं एक लाइव शो जो हम सब की लाइफ से जुड़ता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो मसले या जो बातें डिस्कस की जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि हम उन बातों को कनेक्ट कर पाते हैं। हम सब लोग, आप, मैं और जितने लोग भी हमें सुनते हैं तो शो में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फील करते हैं जो यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। यही खासियत है इसकी, लगातार हम आपके साथ पिछले 9 सालों से हैं, क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो एक और इसी कड़ी में
एपिसोड जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जहाँ पे आपको फुल फ्लेज्ड एपिसोड आज मिलने वाला है। यानी कि आज आपको हमेशा की तरह मिलेगा सेगमेंट 1 यानी कि अदब के झरोके से। आज इस सेगमेंट में किसकी बात होने वाली है वो आपको पता चलेगा जब आप इसको सुनेंगे। इसके अलावा सेगमेंट नंबर 2 में आज हम बात करेंगे अपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के, जिसपे आपके साथ बात होगी, चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, तेरी मेरी बात का सेगमेंट होगा। इसके अलावा हमेशा की तरह आपको हमारा फीचर यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक भी मिलेगा। आज कौन सी रेसिपी आपको मिलने वाली है ये भी जरूर देखना पड़ेगा। उसके देखने के लिए फिलहाल आप रेडियो सुने मेरे साथ और कहीं ना जाएं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि ये शो लाइव है और लाइव शो में जरूरत है कि आप हमारे साथ जुड़ें, बातें शेयर करें। क्या आप सोचते हैं, क्या बातें आप हमारे साथ और हमारे सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए शो में जुड़ना बहुत जरूरी है। और जिसके लिए आप हमारे हमेशा की तरह जो अवेलेबल मीडियम्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले शो में कनेक्ट होने के लिए आसान तरीका है शो का ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर यानी कि 9015173846। जी हाँ, इस नंबर को आप हमेशा की तरह व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप वॉइस नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कॉल के थ्रू कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। आप जल्दी से अपने क्लब हाउस पे लॉग इन करें और लॉग इन करने के बाद दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का हाउस है जिसे आपको ज्वाइन करना है। और इस हाउस के में आके आपको हमारा लाइव रूम मिल जाएगा जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो तरीके जिससे लाइव आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो सिर्फ अपनी बातें लिख कर पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो वो रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज करें दिल से दिल तक और अपनी ईमेल आईडी टाइप करें, साथ में अपना संदेशा भी टाइप कर दें। भाई आप क्या कहना चाहते हैं, शिकायत हो, बात हो, सजेशन हो, ये कुछ और भी आप हमारे साथ कहना चाहें तो बिल्कुल इस पोस्ट के थ्रू कह सकते हैं। इसके साथ फेसबुक विजिट करें और वहाँ पे आपको हमारा फेसबुक पर दिल से दिल तक के नाम से पेज मिलेगा जिसे आप लाइक कर सकते हैं, या फिर इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और अपनी बातें आप कमेंट और पोस्ट के थ्रू वहाँ पे शेयर कर पाएंगे। तो ये वो जरिए हैं जिनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी उन लिसनर्स के लिए बात जो हमारे रेगुलर प्रमोशनल मैसेज शायद नहीं चेक करते, उनको इंतज़ार होता है कि जब शो शुरू हो तो उसी वक्त उनको हमारा टॉपिक या हमारा मौजू पता चले कि हम अपने दूसरे सेगमेंट तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चूज किया है। हमारी निर्भरता या डिपेंडेंसी जो टेक्नोलॉजी पे है उसकी को लेके हमने पहले भी कुछ दिन पहले एक शो भी किया था, वहाँ पे भी आपके साथ बात हुई थी। लेकिन उसी से जुड़ा एक और मसला है जिसपे मुझे लगता है कि आपके साथ बात करनी चाहिए। तो इसलिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाई मोरल वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस टेक्निकल वर्ल्ड। जी हाँ, व्हाई मोरल वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस टेक्निकल वर्ल्ड। इस तकनीकी युग में या इस तकनीक की जो एज चल रही है उसमें मोरल वैल्यूज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए, मोरल वैल्यूज हमेशा ही इम्पोर्टेंट रही हैं, ये बात सच है। लेकिन क्या इस टेक्निकल एज में, टेक्निकल टाइम में, जब हम बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, बहुत कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, और अब तो एआई का ज़माना है जहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें करनी भी छोड़ दी। पहले हम टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सी चीज़ें करते थे, अब हमने वो भी छोड़ दिया है क्योंकि वो सारे काम एआई हमारे लिए कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ या हमारे पास मोरल वैल्यूज़ का होना या हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारियों का उठाना कितना ज़रूरी है, वो आपको सोचना है। आप सोचें, समझें, दिमाग और दिल की खिड़कियाँ खोल लें। सोच जितनी दूर तक जाएगी उतनी अच्छी बातें आप ले पाएंगे, और दिलो दिमाग की जब खिड़की खोलेंगे तो ताज़ी हवा बाहर से अंदर भी आएगी। तो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ और वक्त, आप इस मसले पर सोचें कि तकनीकी युग में जो नैतिक वैल्यूज़ हैं या मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, वो आप सोच सकते हैं। तब तक मैं बढ़ रहा हूँ अपने पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से, और इस सेगमेंट में आज हम किसकी बात करने वाले हैं ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा जब आप इसको सुनेंगे। लेकिन कुछ आइडिया आपको शायद मिल रहा हो जब मैं गाने प्ले कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। आप सेगमेंट सुने और एकदम बिंदास होकर इसको एंजॉय करें, आपको पता चलेगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं।
चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सेगमेंट अदब के झरोखे में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आरजे नरेश वापिस आ गया हूँ आपके पास एक और पर्सनालिटी को आपसे मिलाने के लिए लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो शेर मैंने पढ़ा इसके बाद आपको पता चल गया होगा आज हम किसकी बात करने वाले हैं। इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, रेडियो पे तो अक्सर इनकी बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी। फिलहाल अपने उन साथियों के लिए, उन लिसनर्स के लिए जो शायद अभी तक इनको नहीं पहचान पाए हैं, उनको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज मजरूह सुल्तानपुरी की, जो एक बहुत बड़े उर्दू के गज़लिस्ट और जिन्होंने बेशुमार हिंदी मूवीज़ के लिए गाने लिखे हैं। और आज खास बात ये कि हमने जितने भी गाने प्ले किए हैं सारे इन्हीं के लिखे हुए हैं, तो आप इन गानों को भी एंजॉय करते रहे। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम असरार उल हसन खान था। बाद में इन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से लिखना शुरू किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि मदरसे में हुई। उसके बाद ये लखनऊ गए, यहाँ पे इन्होंने मेडिकल की एजुकेशन लेनी शुरू की, लेकिन इसी दौरान इन्होंने एक गजल लिखी और उसको एक मुशायरे में पढ़ा, जिसके बाद ये फेमस होने लगे और इनको लगा कि शायद इनका जो जीवन है वो उर्दू शायरी के लिए है। उसके बाद इनका रुख शायरी की तरफ हो गया और फिर ये लगातार मुशायरों और कवि सम्मेलनों में जाने लगे। और फिर 1945 में ये मुंबई चले गए। उस टाइम पे ये बम्बई हुआ करता था और वहाँ से इन्होंने अपनी फिल्मों का शुरुआत की और इन्होंने बेशुमार फिल्मों के लिए गाने लिखे। 1949 में इनको 2 साल की सजा हुई क्योंकि इन्होंने सत्ताधारी लोगों के लिए कुछ लिखा था जो उनको पसंद नहीं आया। इसके बाद ये लगातार यूं ही लिखते रहे और एक बार इनको फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का भी अवार्ड मिला दोस्ती के लिए, और इसके साथ साथ इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। इन्होंने बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस और डायरेक्टर्स के साथ काम किया। एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके साथ इन्होंने लगभग 40 फिल्में की। नौशाद, गुरुदत्त और ऐसे बेशुमार नाम हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। इनको फेफड़ों की समस्या थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु सन 2000 में 24 मई को हुई जब ये मुंबई में थे। अब मैं जल्दी से आपको इन्हीं की आवाज में इनकी एक गजल सुनवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो ये रहे मजरूह सुल्तानपुरी आप सबके लिए। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है,
मुझसे कहा जिब्रील जुनूं ने, ये भी वही इलाही है कि मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। तो बस मजहब दिल है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुझसे कहा जिब्रील जुनूं ने, ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। मजहब तो वो जो हुए फिरदौस बदर, वो जो हुए फिरदौस बदर, तकसीर थी वो आदम की मगर। वो जो हुए फिरदौस बदर, तकसीर थी वो आदम की मगर। मेरा अज़ाबे बदरी मेरी नाकरदा गुनाही है। वो जो हुए फिरदौस बदर, वो जो हुए फिरदौस बदर, तकसीर थी वो आदम की मगर। मेरा आबे दर बदरी मेरी नाकरदा गुनाही है। मेरा अज़ाब हर से तलब सीने में कुचल दो, शर्त वफा ठहरी है यही। हर पे तलब सीने में कुचल दो, शर्त वफा ठहरी है यही। काट के रख दो अपनी ज़बान, ये हुक्म ज़िल्ले इलाही है। काट के रख दो अपनी ज़बान, ये हुक्म ज़िल्ले इलाही है। संग तो कोई बढ़ के उठाओ, संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाख समर दूर नहीं। संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाख समर कुछ दूर नहीं। जिसको बुलंदी समझे हो, इन हाथों की कोताही है। जिसको बुलंदी संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाख समर कुदूर नहीं। जिसको बुलंदी समझे हो, इन हाथों की कोताही है। जिसको बुलंदी, ये शेर मुलाजा हो, बगैर इस किस्म के शेर का गजल गजल नहीं होती। कि बहरे खुदा खामोश रहो, बस देखते जाओ अहले नजर। बहरे खुदा
खामोश रहो, बस देखते जाओ अहले नजर। क्या लग़ज़ीदा कदम है उसके, क्या दुज़दीदा निगाही है। क्या लग़ज़ीदा बहरे खुदा खामोश रहो, बस देखते जाओ अहले नजर। क्या लग़ज़ीदा कदम है उसके, क्या दुज़दीदा निगाही है। मक्कार है कि दीद के काबिल है तो सही, मजरूह तेरी मस्ताना रवि। दीद के काबिल है तो सही, मजरूह तेरी मस्ताना रवि। गर्दे हवा है रखते सफर, रस्ते का शजर हमराही है। मुझसे कहा जिब्रीले जुनून ने, ये भी वही इलाही है। मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। मगर लगता है कुछ ऐसा, मिल गया न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ,
न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। सेगमेंट अदब के झरोके में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का, और ये सारे गाने जो आज हम प्ले कर रहे हैं, 3 गाने प्ले कर चुके हैं और साथ में जो गाने आने वाले हैं वो भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। खास बात जो रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई, ये रिकॉर्डिंग 1989 यानी कि 1989 की, आज लगभग 34 साल पुरानी है। जब ये पाकिस्तान गए थे, उन्होंने सदर थे ये एक मुशायरे में, और ये रात को लगभग 4:45 बजे की गज़ल है जब ये पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकम्मल किया इस गज़ल को। तो आप देख सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, बहुत कुछ इनके बारे में। बाकी मैंने आपको बताया कि इनको आप जब भी सुनना चाहें तो आप जब भी रेडियो और ट्यून इन करेंगे तो आपको कोई ना कोई गाना इनका ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हैं मजरूह सुल्तानपुरी। अगर आप ऐसे किसी भी शायर को कभी को सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें हमारे मीडियम्स पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा किया जाए। फिलहाल बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट, जिसमें हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अदब के झरोके से पहले बताया था कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम जिस एज में वो टेक्निकल एज है, एक टेक्नो से भी हम मैक्सिमम लोग आजकल टेक्नो से भी हो गए हैं, और उसमें मोरल वैल्यूज़ का रोल क्या है या मोरल वैल्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती हैं। तो हमने जब से क्वेश्चन पूछा वो भी इतना सा कि वाई मोरल वैल्यूज़ आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस टेक्निकल वर्ल्ड। इस पूरी तकनीकी की दुनिया में मोरल वैल्यूज़ की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। कई लोग तो इनकार कर सकते हैं कि शायद मोरल वैल्यूज़ इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन ऐसा अलग अलग सोच है आपकी, अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। फिलहाल अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमेशा की तरह 2 मीडियम अवेलेबल हैं, यानी कि शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ में टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें, दिल से दिल तक क्लब टिप्स नाम का हाउस, जिसे आपको ज्वाइन करना है, और इस हाउस के लाइव रूम में आप एंटर कर जाएं तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अब यूँ क्योंकि इस डिस्कशन की बात हुई है तो हम जिस दौर में हैं, ये पूरा एक तकनीकी का दौर है, एक एज है, टेक्निकल एज चल रही है, जहाँ पे हम मैक्सिमम काम अपने खुद नहीं करते हैं। पहले हमने बहुत छोटे छोटे काम थे जब इंसानों की जगह मशीनों ने ली, फिर मशीनों के साथ साथ बहुत से ऐसे काम थे जो हम मशीनों, कंप्यूटर और बाकी जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनके थ्रू उनकी हेल्प से अपना काम करते थे। अब एआई का ज़माना आ गया है, जब हम जो काम पहले खुद क्या करते थे वो काम भी एआई करने लगे हैं, यानी कि सब कुछ एआई के थ्रू हो रहा है। और हमारा चाहे हम लिखना पढ़ना हो, हमें वीडियो एडिटिंग करनी हो, ऑडियो एडिटिंग करनी हो, इसके अलावा भी और भी जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जो समस्याएं हैं, जो काम है, वो एआई आपके लिए आसानी से कर देते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन यहीं पे एक समस्या जो आपको शायद देखने को मिलती है कि क्या ऐसे टाइम में जब सब कुछ हम कर सकते हैं और वो भी परफेक्टली कर पा रहे हैं, साथ में करेक्टली कर रहे हैं, तो क्या मोरल वैल्यूज़ की ज़रूरत है? जी हाँ, ये तो बात सच है कि मोरल वैल्यूज़ हमेशा वक्त और ज्योग्राफी, आपकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और इसीलिए जो तकनीकी एज है, जो तकनीकी युग है, इसमें इस इन मॉरल वैल्यूज़ की या जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो कई बार अलग अलग जगहों पे थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका मॉरली जो मोटिव होता है वो ह्यूमन के लिए होता है, मानव जाति के लिए होता है, जहाँ पे उनको ठीक से रखा जा सके, उनका दुरुपयोग ना हो। तो क्योंकि हम जिस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो तकनीकी में हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद ह्यूमन रेस के खिलाफ हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। आप एआई के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कई बार आप पावरफुल होते हैं तो कहते हैं कि आप कई बार दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास मोरल वैल्यूज़ होंगी और आपके पास एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर होगी तो शायद
उस पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, उसका जो यूज़ होगा वो ह्यूमन रेस के लिए ही हो पाएगा। इसके साथ साथ जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये कि जब ह्यूमन के लिए हमारे मन में, दिलो दिमाग में कुछ भाव होंगे, कुछ हम एकदम मशीन नहीं बने होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम मोरल वैल्यूज़ हमारे पास हों, हम लोगों के लिए सोच पाएँ। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं या जितने भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सबको जब आप डिज़ाइन करें, अगर आप मॉरल वैल्यूज़ में रहेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसी हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाए ताकि वो ह्यूमन सेंट्रिक रहें। ऐसा ना हो कि वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से तो हों लेकिन उनमें हमारे लिए शायद कुछ ना हो। तो जब आपके पास मोरल वैल्यूज़ होंगी, जब आप उनके लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे, जब आप लोगों के बारे में सोच पाएंगे सिर्फ मशीनों को दिमाग से हटा के, तब आपकी मोरल वैल्यूज़ काम आएंगी और उस टाइम पे जो आप डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। इनफैक्ट हमारा विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा और हम लोगों को, यानी कि हम या आप कहीं पे भी हों, किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है जब हम टेक्निकल एज में आएंगे और इसके साथ काम करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर आपका डाटा प्राइवेसी हो या इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हम फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं। तो ऐसे में हम कुछ भी डेवलप करें, कुछ भी बनाएं, कुछ भी सोचें या कुछ भी तैयार करें, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने जो भी किया वो उस जिम्मेदारी के साथ किया। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर है और आप कुछ भी करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप मोरल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास मोरल वैल्यूज़ होंगी, जब आप लोगों के लिए सोचना शुरू करेंगे या लोगों के लिए सोच रहे होंगे, तो उस टाइम पे जब भी आप कुछ नई चीज़ बनाएंगे तो वो ह्यूमन रेस के लिए होगा, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होगा, जहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे सभी लोगों को, हर तबके के लोगों को उसमें इंक्लूड करेंगे, उनके लिए बनाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप भी मशीनों की तरह सोचना शुरू करें तो शायद आप कैलकुलेशन में आ जाएं, कैलकुलेशन के बाद आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे और सिर्फ जहाँ पे आपको नफ़ा होगा वही चीज़ें आप बना पाएंगे और उसके बारे में ही काम कर पाएंगे। बाकी लोगों के लिए आपके मन में सहानुभूति नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, कुछ वो फील नहीं कर पाएंगे आप जो शायद इंसान कर पाते हैं। तो ये कुछ बेसिक से रीज़न हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो इस टेक्निकल एज में या इस टेक्निकल वर्ल्ड में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनके साथ ही रहना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ और भी रीज़न है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल पारी आ गई हमारे फीचर की, यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक। और रेसिपी ऑफ द वीक में आज आपको कौन सी रेसिपी मिलने वाली है वो तो हम ज़रूर देखेंगे, आप भी देखें, क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल का सीज़न है तो कुछ ना कुछ नया और बढ़िया खाने पीने को मिलते रहना चाहिए। तो हमारा पहला फीचर शो का जो हमेशा आपको मिलता है, ये लगभग इसी टाइम पे, रेसिपी ऑफ द वीक आप सबके लिए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी,
मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल से दिल तक व रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर आए हैं हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू रेसिपी लेकर। तो भाई आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? आज हम लाए हैं, फेस्टिवल सीजन है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए सब लोग अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं मखनी दाल। मखनी दाल बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी। अगर आप 2 से 3 लोगों के लिए दाल बना रहे हैं तो 1 कटोरी उड़द की दाल काली वाली, और उसके बाद आधी कटोरी राजमा, और 3 से 4 प्याज, 2 से 3 टमाटर, 7-8 कलियां लहसुन, पिंच ऑफ अदरक, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास घर में फ्रेश मलाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम दाल और राजमा को ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे उसे हम उबाल लेंगे कुकर में सीटी लगाने के बाद जो है उसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 तरह का तड़का डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा खड़ा प्याज काटेंगे, तड़के वाला लंबा लंबा, उसको हम फ्राई करेंगे। पहले इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे, और साथ में अगर आप देसी घी नहीं खाते या कोई परेशानी है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली इस दाल में देसी घी पड़ता है। तो देसी घी डालने के बाद आप इसमें एक मोटी इलायची डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और एक कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग भी। ये सब मसाले डालने के बाद आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें जो खड़ा प्याज आपने काटा है, 2 प्याज लंबे लंबे, वो डाल दीजिए। जब ये प्याज रेड हो जाए, हल्के हल्के रेड होने लगे, तो आप इसमें 1 टमाटर भी काटकर बारीक बारीक काटकर डाल दीजिए। जब ये सब मसाला हो जाए, इसके बाद आप इसी में 2 प्याज पीस कर डाल दें, और टमाटर, प्याज और टमाटर को इकट्ठे ही पीस लें मिक्सी के जार में पीस कर, और ऊपर से ये तड़का भी डाल दें। जब ये तड़का अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तेल छोड़ दे, उसके बाद आप इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार, कुछ नमक तो आपने दाल में भी डाला होगा उबालते वक्त, और इसमें हल्दी नहीं पड़ती, तो थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर, ये सब डालकर आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। और जब ये तेल अच्छी तरह छोड़ दे तो पिंच ऑफ अमचूर, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है,
अगर आप थोड़ा सा खट्टा खाते हैं तो बहुत थोड़ा सा अमचूर डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें दाल को पलट दीजिए और 4 से 5 मिनट हाई गैस पर उबालने के बाद आपकी मखनी दाल तैयार हो जाती है। और उसके बाद आप इसे ऊपर से क्रीम से गार्निश कर दीजिए, थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिए। और जब आप इसे खाने बैठें तो आप इसमें घी डाल करके खा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा इस दाल को खाने के बाद। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं कहना भूल गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कि तड़का लगाते समय हींग और कड़ी पत्ते के साथ थोड़ा सा जीरा भी अवश्य डालें। तो उसके बाद देखिए आपकी दाल में क्या मजा आता है। और रक्षाबंधन पर अच्छा खाना खाइए और अपने से प्यार करने वालों को खिलाइए। तो आज की रेसिपी हमारी यही है और अगले सप्ताह फिर एक ब्रांड न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ होंगे हम। और तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनते रहिए। और हमें अगर कोई रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो जरूर लिखें। बाय एंड गुड नाइट। भाई इसी तरह से अगर आप रेसिपी हमारे यहाँ से लेते रहेंगे तो इस बात की उम्मीद है कि आपका ढाबा या रेस्टोरेंट का जो खर्चा है वो बच सकता है। तो इसको ट्राई करें। ये दाल आप हमेशा बाहर से रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। वीकेंड आने वाला है, वीकेंड में 2 दिन मिलते हैं आपको, और 2 दिन इसीलिए मिलते हैं कि हमारी जो रेसिपीज हैं उनको आप ट्राई करें। एक बार गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करें। तो 2 दिन में आप कोशिश करेंगे तो एक ना एक बार ठीक हो जाएगा। फिलहाल थैंक यू वेरी मच मिस लवी इस रेसिपी के लिए। और फिलहाल वापस हैं हम अपने सेगमेंट नंबर 2 यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं व्हाई मोरल वैल्यूज आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस टेक्निकल वर्ल्ड। तकनीकी युग में इतनी मोरल वैल्यूज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है जब हम बात कर रहे हैं। मैंने आपके साथ 3 रीजन शेयर कर दिए हैं अभी तक, और उन 3 रीजन्स के अलावा भी कुछ और रीजन्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल शरद हमारे साथ हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत है शो में। और बताएं कि क्या लगता है कि मोरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस जैसे से हम टेक्निकल एज के साथ आगे बढ़ रहे हैं या और टेक्नो से भी होते जा रहे हैं, तो हमारी जो मोरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस वो शायद बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे किसी भी तरह का वर्ल्ड हो, टेक्निकल वर्ल्ड हो, चाहे कैसा भी, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और जैसे मॉरल वैल्यूज़ है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को धोखा ना देना, किसी का नुकसान ना करना, ये चीज़ें हमेशा इम्पोर्टेंट रही हैं। वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे इनकी वैल्यूज़ वास्तव में ख़त्म हुई है। हाँ, और तभी हम ये आज प्रश्न रख पा रहे हैं कि वास्तव में ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ ख़त्म होती रही हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहा है इनकी वैल्यूज़ ख़त्म होती बिल्कुल। तो आज जब हम बात करते हैं टेक्नो वर्ल्ड की, जहाँ पर कि बहुत सारा ऐसा हो रहा है, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो वास्तव में ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, जिससे नुकसान ही नुकसान होता है। तो उसमें देखिए वास्तव में ये ह्यूमन माइंड ही है पीछे। कहीं ना कहीं जो हम टेक्नोलॉजी भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड पहले है। तो होता क्या है कि हम मानते तो हैं कि मॉरल वैल्यूज इम्पोर्टेंट हैं, सभी लोग इस बात को मान लेते हैं, लेकिन हमेशा ये दूसरों के लिए मानते हैं। जब हम अपनी बात आती है तो हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि शायद हम उसको छुपा लेंगे, छुपा के हम कर लेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा, तो इसको किसी को पता नहीं लगेगा कि हम मॉरली इनकरेक्ट हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जब हम दूसरे की बात आती है तो दूसरे के लिए कह देते हैं कि भाई वो मॉरली इनकरेक्ट है। तो इसको हमें सबसे पहले अपने ऊपर देखना पड़ेगा, अपने ऊपर लेकर देखना पड़ेगा कि हम मॉरली इनकरेक्ट हैं कि नहीं है। अब जैसे टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल लीजिए, जिस समय न्यूक्लियर बम्स बन रहे थे उस समय मानव ने इस बात को सोचा नहीं था कि इसका कितना नुकसान होगा, इसके पीछे मॉरल वैल्यू होनी चाहिए थी। उस समय वो किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा बम बन के तैयार हो जाएगा जो पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही हम आगे आते हैं जब टेक्नोलॉजी में आज जैसे कि आपने शेयर किया, बहुत सारी डेटा को जो है लीक किया जाता है या फिर बहुत सारे डेटा चुराए जाते हैं, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी कभी भी कोई इमोरलिटी होती है तो उसका एक ही और सिर्फ एक ही कारण है, वो है अपना फायदा। बिल्कुल। तो अपने फायदे के लिए लोग मॉरली इनकरेक्ट हो रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को इमोरली हैंडल करेंगे तो एक दिन वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। जो उसको बनाने वाला है
वो ही उसके नुकसान के दायरे में सबसे पहले आएगा, है ना। तो अगर हम मॉरली इनकरेक्ट हो गए तो ये आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी तो हमारे हिसाब से चल रही है ना, और टेक्नोलॉजी एक बार हमने अगर टेक्नोलॉजी को इमोरल कर दिया तो उसे मॉरल करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई भी टेक्नो प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले निश्चित रूप से ये देखा जाना चाहिए कि उसके कोई ऐसे नुकसान तो नहीं है जिससे कि आने वाले समय में जो हमारा मानव समाज है वो उसको कोसे जिसने उसे बनाया है। अब आज जैसे मैंने बोला, आज न्यूक्लियर बम जो बन के तैयार है, तो आज हम उनको जरूर कोसते हैं जिन्होंने इसको शुरू में बनाया। जब जर्मनी, अमेरिका ये सब कुछ पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पर इसको नहीं सोचा गया, लेकिन आज हम सोचते हैं कि कितना बड़ा नुकसान करके चले गए हैं वो साइंटिस्ट, है ना जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मॉरली करेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो या आपकी डेली लाइफ है या कुछ भी है, वहाँ पर मॉरली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मॉरली करेक्ट नहीं है तो आप एक समय हो सकता है कि आपको लगे कि आपका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में एक समय ऐसा आएगा जब दूसरों का नुकसान तो होगा, वो अलग बात है, लेकिन जो मॉरली इनकरेक्ट होता है उसका भी नुकसान निश्चित रूप से होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये बात सच है जो शरद कह रहे हैं, और ये रीज़न भी जब आप देख रहे हो कि जब हमने चीज़ें बनाई, और जो बॉम्ब की अगर बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स आज इतने हैं कि एक धरती को कई सौ बार नष्ट किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस और हमने जो इतने इन्वेंशन किए, चाहे फिर हवा में हो या ज़मीन पर रह के किए हों, वो सब इतने घातक हो रहे हैं कि शायद इंसान का ज़मीन पे रहना या धरती पे रहना मुश्किल हो रहा है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो, इसके अलावा ग्लेशियर पिघल रहे हो, जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये जब चीज़ें तैयार की गई तो शायद मोरल वैल्यूज़ कहीं पीछे रह गई थी। कुछ कंपनियों ने अपना फ़ायदा सोचा, कुछ लोगों ने विकास के नाम पे बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद नुकसानदायक था। इसलिए जो एक और रीज़न मेरे पास है कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा आपका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेक्नोलॉजी आप जो चीज़ें बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ जब हमारे पास साथ होंगी और जब हम मोरली करेक्ट होंगे, जैसा शरद कह रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारे समाज के लिए क्या हितकारी है, क्या हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन को और आने वाली अनगिनत जनरेशन्स को इसी पृथ्वी पर, इसी माहौल में, इसी पर्यावरण में रहना है। और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप आने वाले फ्यूचर में जो विकास करने की सोच रहे हैं, वो विकास हमारी जनरेशन्स के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो ये भी एक नजरिया है जो आपको सोचना पड़ेगा, और जब भी आप इस पे काम करें और जब भी आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रस्ट की भी ज़रूरत है कि जब आप कंपनीज और जिन बड़ी बड़ी चीज़ों की इन्वेंशंस की बात हम कर रहे हैं, जब तक वो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होंगी, उनका डिज़ाइन ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होगा, जब तक वो आपके लिए और हमारे लिए काम नहीं करेंगे, हमारे लिए हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे, तो शायद कंपनियां या जो बिजनेसमैन हैं या जो बड़े बड़े मुनाफा जो लोग कमाना चाहते हैं अपनी चीज़ों के थ्रू, वो शायद हम पे ट्रस्ट या हम उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो शायद उनका सामान भी नहीं बिकेगा और वो चीज़ें भी शायद नहीं तैयार होंगी। इसके लिए भी ज़रूरी है कि उनका मोरली करेक्ट हो, वो कुछ सोचें इंसानों के लिए भी। आप अपनी बेनिफिट आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप मोरली कलेक्ट होंगे तो आप लोगों को नुकसान करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को नुकसान हो या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, उसका शोषण हो, किसी भी तरीके से शोषण है। ये वो दौर चला गया जब आपको लगता होगा कि शोषण करना शायद बहुत शारीरिक रूप से ही, लोग फिजिकली जब एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो नहीं है। अब और बहुत से तरीके हैं जहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़ इंसानों और तकनीकी चीज़ों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी फील करते हैं, एक दूसरे के साथ मोरली करेक्ट होके, जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं और जब उस सोच के साथ आप चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है और शायद लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से रीजन्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि ये जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जैसा शरद ने कहा, इनकी वैल्यूज़ कभी कभी या वक्त पे कम होती रही हैं, डिवैल्यूड भी हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब चीज़ें
कमी होती है या जब कोई क्राइसिस आता है तभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चलती है। जब पानी आपके पास बेहिसाब है तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पानी घर में नहीं आता, एक दिन अगर घर में पानी ना आए तो आप बाल्टी में से पानी कैसे खर्च करते हैं वो आप सोच सोच के करते हैं। खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ आपको सोचना पड़ता है। तो ये वही वक्त है जब आपको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और क्राइसिस आ जाए या मुश्किलों का दौर जिसकी हम संभावनाएं समझ रहे हैं, जिसका एक ऐसा वक्त भी आ गया है जहाँ पे हम लोगों ने सोचना शुरू किया है और अब ग्लोबली इस पे विचार हो रहा है। लोग सोच रहे हैं एकजुट होके, एक अम्ब्रेला के नीचे आके ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी धरती को बचाएं, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। और सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई तकनीकी के माध्यम से इन सब चीज़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। और ये तभी हो पा रहा है जब लोग मोरली करेक्ट होके या मोरल वैल्यूज़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में सोच पा रहे हैं। आज का डिस्कशन इतना ही, और थोड़ा सा वक्त बचा है। इस वक्त में शायद मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपने ये डिस्कशन सुना है और आपको पसंद आया तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत हो, कुछ और बात जो आप हमारे साथ कहना चाहें, तो बिल्कुल आप हमें फीडबैक दें शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiona.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं और शो का नाम चूज करें दिल से दिल तक, और इसके बाद अपनी ईमेल आईडी टाइप करके अपना संदेशा, शिकायत जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। इसके साथ एक और मीडियम है जो अभी तक मैंने आपसे छिपा के रखा, वो हमेशा बताता हूँ लेकिन लास्ट में बताता हूँ। आज फिर से बारी है कि मैं बताऊं कि आप YouTube पे जाएं, दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें, आपको हमारे सारे शोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे और आप वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुने। आपको जो कहना है, जो बताना है वो कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। YouTube की खास बात कि भाई आप जब मन करे, जब आपका अच्छा गाना सुनने का मन हो, जब आपका अच्छा म्यूज़िक सुनने का मन करे, हमारी बातें, हमारा डिस्कशन या आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप उन पे सोचना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल YouTube पे आएँ। और YouTube पे हमें सर्च करने का एक और तरीका @दिल से दिल तक विद आरजे नरेश सर्च करेंगे तो आपको दिल से दिल तक का चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपनी बात हमारे साथ शेयर कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक फिर वापस आऊँगा आपके साथ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके, और उसमें हमेशा की तरह आपके लिए फीचर होगा, उसके साथ साथ हमारे दोनों सेगमेंट होंगे, बेहतरीन गाने होंगे और एक और प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन होगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। अपना दिल तो आवारा है, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा।
ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा।